नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कल की लिए भी जो कुछ कर सकते थे, कुछ किया, या उनके परिवार ने भी किया हो, उनके पिता ने किया हो। उसको परिवारवाद नहीं कहें, अपने काम के बल पर जिन्होंने भारत में समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, और जिनकी तरफ आज तो लोग देखते ही हैं और राजनीति से हट कर के भी लोग देखते हैं और कल के लिए भी देखते हैं। हमारे साथ हैं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे और कर्मठ नेता सचिन पायलट जी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि ये बड़ा चुनाव का दौर है और हम चूंकि कार्यक्रम हमारा कल है, कल, और चूंकि मैंने भी थोड़ा सा कल बहुत सारा देखा पिछले 25-50 सालों में, सो इसको वैसे अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो देखते थे राजेश पायलट जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस का, कांग्रेस को कैसे मजबूत रहे, हर संकट के समय में उन्होंने किया, देश के लिए किया, कश्मीर से लेके। उस कल के हिसाब से देखें, और वो तो एक समय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी एक हो सकता है चुने जाते जो हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है एक प्रतिपक्ष के नाते भी, शायद बीजेपी को भी ये सूट करता है कि बड़ी पार्टी सामने दिखाई दे। आज आपको क्या लगता है कि उस कल का थोड़ा बहुत, वो तो बचपना कहना चाहिए आपका, कम उम्र वाली उस समय रही, लेकिन फिर भी आप देखते रहे पिछले 20 वर्षों से, ऐसी राजनीति में आज कांग्रेस कहाँ है? कि कांग्रेस पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी है, और मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य में कांग्रेस के बिना कोई राजनीति यहाँ पर होगी। आपको याद होगा मेहता साहब, 96 में, 98 और 99 3 लोकसभा के चुनाव लगातार पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, और ये शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ था। लोग सोचते थे कि भाई 3 बार जो पार्टी नहीं जीत पाई है, भविष्य में जाने क्या होगा। लेकिन फिर 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, 9 में बनी 2 बार, और लगातार 2 बार हम सत्ता में नहीं आए। ये बात सच है, और हमारे जितने सांसद हम उम्मीद करते थे उससे कम सांसद लोकसभा में जीत कर आए हैं। और ये बात भी सच है कि हम लोगों को संघर्ष करना, आने वाले समय में बहुत संघर्ष करना हमको पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, संस्कार हैं, 135 साल का जो पृष्ठभूमि है, वो कोई आसानी से निर्मित नहीं हुई है। और एक चुनाव में हार या जीत, मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य के लिए हमारी पूरे भविष्य को तय करेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष की एकजुटता कायम करने के लिए कांग्रेस को वो एक पिवट बनना पड़ेगा, और जो हम लोग हैं, और यूपीए प्लस प्लस हमको बनाना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर हम लोगों को राज्यों में चुनाव जीतने हैं। राज्यों में मजबूत होंगे तो स्वतः ही जब लोकसभा चुनाव होंगे तब हम लोग मजबूती से एक चुनौती देकर मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन आपको मानेंगे, आप तो संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, आपने फिर से वहाँ पर राजस्थान को लाने में एक बड़ी भूमिका रही, वापस सत्ता में कांग्रेस वहाँ आई भी और आज भी है राजस्थान में। उसके बाद भी लेकिन पूरे देश में, और सोनिया गांधी भी कहती थी, या पहले इवन इंदिरा, ऐसा नहीं राजीव जी नहीं कहते थे या राजेश पायलट नहीं कहते, भाई संगठन होना चाहिए, इसीलिए मंत्री रहते हुए वो कहते थे नहीं, संगठन को भी हमें काम करना है, और आप भी उस तरह कोशिश करते हैं। ये क्या है कांग्रेस संगठन में? आप राजस्थान को चलिए, आपने चूंकि बढ़ाया, लेकिन ओवरऑल आप देखें, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में आप सत्ता में हैं, लेकिन देश में जो एक इम्प्रेशन है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर जिसका गढ़ था इलाहाबाद प्रयाग से लेकर के रायबरेली, आज वहाँ भी कांग्रेस कमज़ोर है। आज से नहीं है, कमज़ोर तो हम 90 से हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर जातिगत और धार्मिक राजनीति प्रभावी हो गई। हम लोगों ने उसमें घुसना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक व्यापक सोच हम लोगों की है, और उत्तर प्रदेश, बिहार में हम आज से कमज़ोर नहीं, बहुत लंबे समय से कमज़ोर हैं। लेकिन बात एक राज्य की नहीं है, बात है कि देश में आज विकल्प क्या है। देश में आज एक वो पार्टी सत्ता में है, भाजपा और एनडीए, जिन्होंने 7 साल में क्या किया है। नहीं, विकल्प नहीं है, अभी अपेक्षा की जाती है कि संगठन आपका, तो हम लोग कोई नाम ही नहीं जानता कि भाई वहाँ पर अध्यक्ष कौन है। यूपी में ऐसी स्थिति थी, नहीं, ऐसा नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देश में कोई ऐसा सूबा नहीं है, कोई ऐसा गांव शहर नहीं है जहां कांग्रेस के समर्थक, हमारे हमदर्द, हमारे वोटर, हमारे समर्थक आज मौजूद नहीं हैं। और पूरे राज्य में, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण से, कश्मीर से लेकर गुजरात तक कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हाँ, हम लोग चुनाव में कामयाब नहीं हो सके कई राज्यों के, तो वो अलग बात है, उसमें लीडरशिप जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो देखिए, जब हम 2 बार जीते चुनाव 2004-2009 में, तब जब हम जीत का श्रेय पूरे संगठन को देते हैं, तो हार का श्रेय भी संगठन को मिलना चाहिए, या जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, वो तो मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ असहमत भी हूँ। अलग अलग अब 5 राज्यों में चुनाव हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब। यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी,
और उत्तर प्रदेश में हम लोग कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। आज से 2.5 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, आज इजाफा हुआ है उसमें। प्रियंका गांधी जी ने जो उन्नाव का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर बसपा सपा कहाँ दिखी हमारे को। हम ये कहते हैं कि संगठन, आपने ठीक कहा, और सत्ता में आप रहे एक तरह से लगातार 10 साल रहे, और उसमें जो 3 बड़े बने 4 बड़े आप उनके साथ थे, और युवा लोगों में आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उसके बाद जितिन प्रसाद गए, RPN सिंह गए, जिनको संगठन भी भविष्य के रूप में देखता था, प्रदेश में भी देखते थे, और अब अलग अलग राज्यों में आप उस हिसाब से देखें तो आपका एक अपनी एक भूमिका थी। वो यदि निराश हैं और लोग इसीलिए आपका फोटो चलाते हैं कि अब यही बाकी रह गए, बाकी कोई है ही नहीं। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, ऐसा कौन सा राज्य है और कौन सा दल है जहाँ के लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए, आए नहीं हैं? तो ये चुनाव से पहले तो लोग पार्टी छोड़ते आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पे 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए भाजपा को, उनके मंत्री इस्तीफा देके विपक्ष ज्वाइन कर लिए। उत्तराखंड में जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे वो आज कांग्रेस में आ गए हैं। तो कुछ लोग कांग्रेस से गए हैं, लेकिन कुछ आए भी हैं। ये आना जाना चुनाव से पहले मैं समझता हूँ होता ही है, पहली बार नहीं हुआ और आखिरी बार नहीं हुआ, और आगे भी होगा। लोग देते हैं पार्टी को, विचारधारा को, संगठन को, मैनिफेस्टो को, नेता को देख के वोट डालते हैं। लोग आए जाएं, मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत निर्णय है, समय बताएगा कि निर्णय सही था या गलत था। आपका निर्णय यही है कि आप पार्टी को मजबूत करने में लगे रहेंगे। मेरे को 20 साल में जब जब मुझे पार्टी ने कुछ काम दिया है, केंद्र में, राज्य में, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मैंने उस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाया है। और जब 2018 के 13 में चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो हम लोग महज 20 सीटों पर रह गए थे 200 में से। उस समय लोग कहते थे कि अगले 1 दशक तक कांग्रेस पार्टी जिंदा नहीं होगी। तो हम सब लोगों ने मेहनत कर कर जमीन पर वहाँ पे एक संगठन मजबूत किया, और हम 5 साल के बाद सत्ता में आए। तो ऐसा नहीं है कि आप काम करें तो जनता उसका एहसास उसको नहीं होता या कार्यकर्ता जुड़ते नहीं हैं, लेकिन मेहनत कर कर लोगों का विश्वास जीतना, उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर करना, और ये चुनाव से 1 महीने पहले नहीं होता है। ये तो आपको सड़कों पे आके धरने देने पड़ेंगे, लाठीचार्ज सहन करना पड़ेगा, केस मुकदमे होंगे, जेल जाना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, पदयात्रा करनी पड़ेगी। लोगों पे जब तक आप उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो हमदर्दी कैसे पैदा होती है, आपकी सहानुभूति कैसे पैदा होगी, लोग अपने आप को आपसे एसोसिएट कैसे करेंगे? ये तो करना ही पड़ता है। इसका मतलब है, जैसे आपने कहा ना, आप संघर्ष पे विश्वास करते हैं, तो आपको हमेशा संघर्ष के लिए दिया जाए। जब सत्ता आना हो तो दूसरे को दे दे, तो फिर लोग यही कहते हैं कि भाई हम काम करें, वो काम का फल, आप लड्डू जब तैयार हो जाए उसके बाद कहे कि भाई अब तुम दूर हो जाओ। अब खाली जब भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो बड़ी जिम्मेदारी जो या तो केंद्र में मिलती या वहां पर भी मिली थी? लेकिन आलोक जी, मेरी बात यह है कि जब मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था, तो ऐसा नहीं कहूँ मैं, गलत होगा, पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत मौके दिए हैं, और इसलिए मैं परफॉर्म कर पाया हूँ। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं। आपको यहाँ संगठन में, जैसा मैंने कहा, युवा नेतृत्व की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसे आप जैसे लोग, या जिनको मुख्यमंत्री नहीं है तो वो संगठन की कमान संभालने के लिए आगे लाया जाए, तो मैंने बगैर उसके ही आदमी काम करेगा, क्या यही एक धारणा? कर्म तो करना पड़ेगा ना। गीता में क्या लिखा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और मैं अपने आप को कर्मयोगी मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत करने से सब कुछ सामने आता है, बाकी भाग्य है, किस्मत है, मौके हैं, सब चलता रहता है। और बहुत इम्पेशेंस होना भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन एम्बिशन ही ना हो व्यक्ति की, वो भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक तरह से कहे अंधेरे में रखा गया, कहा गया काम करो, बाद में कहा गया अभी बैठ जाओ? कुछ नहीं होता। मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम मैंने किया, और मुझे नाज है, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, मुझे गर्व है कि मेरी मेहनत का परिणाम अच्छा निकला, और हम लोग सरकार में आए, राजस्थान में भी आए, बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ मुझे पार्टी भेज रही है पार्टी काम करने के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। और फल परिणाम, पद पोस्ट, सत्ता, ये जीवन में आती रहती है, लेकिन लोगों के मन में अगर आप एक अपनी जगह बना पाओ, एक छाप छोड़ पाओ, वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो उस काम में मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं पूरी तरह लगा रखा है मैंने अपने। लेकिन ये जैसे अभी हाल में हुआ, गुलाम नबी आज़ाद जैसे विवाद आए, या वो 23 वाला जो मामला बार बार कहा जाता है, तो जो पूरे सीनियर लीडर थे, मतलब एक तो युवा लोगों को कहा सकता भाई तुम्हारे लिए अभी बहुत समय काम कर सकते हो, सीनियर लीडर है, उनके लिए भी उनको तो डिवीजन या वो किनारे पाएं, या उनको यदि कोई सम्मान पद्मभूषण मिल जाता है तो उस पर भी कहा जाए कि अरे ये तो गुलाम है उन्होंने, जबकि आप। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने या राहुल जी या प्रियंका जी ने कभी ऐसे शब्द किसी के लिए इस्तेमाल किए हों। उनके मन में हर व्यक्ति के लिए सम्मान है, इज्जत है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बहुत सीनियर नेता हो। देखिए सचिन जी, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस जिसको कहते हैं सांप्रदायिक शक्ति, आजकल
हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप तो अजमेर से चुनाव जीते हैं, लड़ते रहे हैं, और भी जो छवि रहती है। एक सबसे बड़ा जो सेक्युलर लोग मानते रहे कि भाई आप जब सत्ता, मतलब मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तब आपने कहाँ उन सांप्रदायिक शक्तियों को किसी तरह से, जिसको कहता है कि उनकी जो जड़ों को रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने में ऐसे कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से तो आप पीछे रह गए। गलत सोच है। हम सरकार में जब थे तो कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। प्रतिशोध नहीं, कम्युनल फोर्स का ही तो प्रतिशोध नहीं हुआ। नहीं, हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा। हर व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार है बात बोलने का, विचार रखने का, छूट है अपनी बात, अपने विचार को प्रचारित करने का, लेकिन हमने सख्ती से कानून का पालना की। लेकिन क्योंकि हमको पॉलिटिकली सूट नहीं करता, इसलिए हम उन लोगों को दबाएं या उनकी संस्थाओं को ख़त्म कर दें या उन पर एक मुकदमे डाल दें या एजेंसी का दुरुपयोग करें, वो लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन अब जैसे अभी हुआ, कल परसों पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने जिस तरह से कहा, और आपका तो कॉन्स्टिट्यूंसी और आपको बड़ी एक एक्सेप्टेबिलिटी है उन मुस्लिम समुदाय में, अल्पसंख्यक, सीधे मुस्लिम समुदाय कहा जाए, अल्पसंख्यक समुदाय तो ठीक है, चलिए गोवा में चुनाव है या कुछ जगह क्रिश्चियंस केरल में है, लेकिन जिस तरह की बातें हामिद अंसारी जी ने कही कि मुसलमान बिल्कुल वैसा है, इतनी बड़ी संख्या में, और कोरोना पीरियड में भी, कल भी हम लोगों ने भी कहा कि इतना ने एक दूसरे से भाईचारे से मदद किया। भारत में ऐसा हिंदू मुस्लिम सत्ता के केंद्र में कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम इस तरह से पूरा ही बिजली तो पूरा बर्बाद है इस समय? मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे नागरिकों को हर चीज़ में हमको हैंडलेंस लेके देखना पड़ेगा, ईसाई कौन है, जैन कौन है, हिंदू मुसलमान कौन है, सिख कौन है। इतना बड़ा मुल्क है, सरकारें आई हैं, चली जाएंगी, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश की जमहूरियत में, इस मिट्टी में जो सर्वधर्म मिलके हम लोगों ने जो खुशबू पैदा की है, हज़ारों सालों के हमारे जो संस्कार हैं, उसको कोई एक मिनट में ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कदम ऐसे उठे होंगे, किसी को कोई आहत हुआ है, किसी को पसंद नहीं आया, भय का माहौल नहीं, क्या मुस्लिम, जैसे मैंने कहा ना, अजमेर या वहाँ, आपको लगता है कि मुस्लिम बहुत विचलित है? मैं समझता हूँ कि जो आज गरीब है, जो आज साधन से वंचित है, उस व्यक्ति को हर संभव मदद हमको करनी है। ये देख के कि सिर्फ वो मुसलमान है या हिंदू है, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कोई भी गरीब हो, कोई भी वंचित हो, पिछड़ा है, आज हमारी गरीबी रेखा से करोड़ों लोग उसके नीचे आ गए हैं। इस लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति हुई है, चंद उद्योगपति तो खरबपति बन गए, अरबपति बन गए, और जो गरीब थे और गरीब आ गए, 2 जून की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। हिंदू गरीब की, असहाय की, जो आज अपनी मदद के लिए उसके पास साधन नहीं है, उसका संरक्षण करना हर एक की जिम्मेदारी। इसलिए मुसलमानों की ठेकेदारी, मतलब जैसे कहना चाहिए कि कांग्रेस का जो यूपी में भी आपको जो डिवाइड हो रहा है, उससे नुकसान चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, यही तो कहा जाता है कि आप खाली मुसलमानों की चिंता ज़्यादा करते हैं। ये हम कहाँ, कौन सी राजनीति बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही हिंदू मुसलमान रह गया क्या है? उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, उद्योग, इतना कुछ करने को है। हम सिर्फ ले दे के 80 बनाम 20 मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, इस पर अगर केंद्रित रखेंगे तो क्या हम भविष्य के लोगों को अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं? हमारा पॉलिटिकल डिबेट किस बात पे है? हमारा इंटरव्यू किस बात पे होना चाहिए? हमारे मुद्दे क्या हैं? महिलाओं के लिए क्या करोगे? उद्योग कैसे लगेगा? नौजवान पढ़ के लिख के आगे कैसे बढ़ेंगे? हम इस पे लगे रहेंगे कि मेरा धर्म ये, मेरी जाति ये, मेरी बिरादरी ये, तो मैं समझता हूँ हम 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम पीछे लेके जा रहे हैं। हो सकता है आपको वोट मुझसे फालतू मिल जाए या मैं आपसे चुनाव हार जाऊँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्वस्थ परंपरा है। हमें तो डिबेट करनी चाहिए जो भविष्य के मुद्दे हैं, ताकि लोगों का जीवन हम बेहतर करा सकें। अगर हमें उनको पीछे ले जाना है, अगर हमें सिर्फ इसी की बात करनी है कि आप ईसाई हैं, आप जैन हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं, मैं नहीं समझता हूँ राजनीति वहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए। तो आप तो अच्छा देखिए, आप उप मुख्यमंत्री रहे और कारपोरेट मंत्री रहे, आपको नहीं लगता कि खाली, और चूंकि उस पूरे देश को आर्थिक मामलों के भी आप अच्छे वो ज्ञाता है, आप ये देखिए कि ये जो कहा जाता है सरकारी नौकरी, दुनिया के किसी मुल्क में भी आप बता दें कि जो सरकारी नौकरियों पर निर्भर हो, जैसे मैंने कहा आपकी कई योजनाएं आपकी भी होती है कि स्वरोजगार हो, लोग अपना कारपोरेट में भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर आए, आपने CSR वाला आपके मंत्रालय में आपने खुद शुरू किया, उस बारे में आप जैसे लोग नहीं कहते कि भाई खाली सरकारी नौकरी हो, बल्कि आप ही झंडा खड़ा कर दे, सरकारी नौकरी नहीं दिया। सरकार कितनी देगी कि अपने बल पर लोग काम करना सीखें? ये आप कांग्रेस पार्टी, मैंने आप जैसे नेता क्यों नहीं उसकी कोशिश करते? हम तो बोलते हैं कि सरकार सभी को नौकरियां दे, संभव नहीं है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने का जो एक वायुमंडल बनता है, जो इकोसिस्टम होता है, एक वातावरण बनता है कि उद्योग लगे, निवेश हो, फैक्ट्रियां लगें, रोजगार हो, और जो करोड़ों लोग खेती बाड़ी करते हैं एकदम से वो बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो धीरे धीरे उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में, शॉप फ्लोर में काम करें, स्किल सेट्स बढ़ाएं। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो हम लोग पढ़ाई कराते हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, करिकुलम, सिलेबस, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं,
वो एम्प्लॉयबल होने चाहिए ना, जो मार्केट को, इंडस्ट्री को, जो लड़के लड़कियों की स्किल्स चाहिए वो हम कैंपस में पढ़ाएं तो उनको एम्प्लॉयबल बनेंगे। हम डिग्री कोई दे रहे हैं, कोर्स कोई पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कोई पकड़ा रहे हैं और उद्योग को ज़रूरत किसी और चीज़ की है, तो मिसमैच बहुत ज़्यादा है। तो सरकार सबको नौकरी दे संभव नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, नौकरियाँ, रोजगार अपने आप लोग उपलब्ध अपने आप को करा पाएँ। तो सरकार का रोल नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिल जाए वो पॉसिबल भी नहीं है, मैं समझता तो हूँ। इसी तरह से जो मुद्दा है साथ साथ कि भाई आप जाति वाला, आपके यहाँ भी जाट आरक्षण, और ये भी जाट के आधार पर पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसी को आधार माना जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, देखिए यदि उस हिसाब से कहा जाए तो आप जैसे नेता राजेश पायलट जी के लिए हम लोग भी ये बात करते थे, हमसे कहते भी थे कि भाई आप उत्तर प्रदेश में उस समय भी नेतृत्व की धीरे धीरे कम लोग हो रहे थे ही बहुत कम हो गए थे। तो आप जैसे नेता उत्तर प्रदेश में जाकर के सभी जातियों को मिला करके कोशिश क्यों नहीं कर सकते? वो काम, सुनिए मेरी बात, वो काम प्रियंका गांधी ने किया है 1.5 साल 2 साल से लगातार। अगर हम भी जात की राजनीति करते जैसा बाकी विपक्ष कर रही है और धर्म की राजनीति करते तो हो सकता है हमें वोट ज़्यादा मिल जाते, लेकिन यूपी के अंदर ये पूरी कोशिश की है क्योंकि एक जाति और धर्म के बल पर 20 करोड़ 21 करोड़ का वहाँ राज्य है, आप ना तो उसका मन जीत सकते हो ना संचालित कर सकते हो। तो इसलिए हमारी व्यापक सोच के धारणा हमारी है कांग्रेस की, उस दिशा में हम लोग ने काम किया है। और ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि हमने जातवाद की राजनीति करी है या धर्म के आधार पर राजनीति करी है। हम इंसान हैं, हमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी नीति नियत बिल्कुल साफ है। आप आरक्षण के पक्ष में हैं, जाटों के भी आरक्षण, या मुझे लगता है हर वंचित वर्ग जिसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है उसको अधिकार मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि हम ये कह दें कि साहब इसमें ये गरीब नहीं रहे, इनको वंचित रखिए। नहीं, जो वंचित है, जो गरीब है, दबा कुचला है, पिछड़ा है, जो आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन से जूझ रहा है दशकों से, पीढ़ियों से, उन लोगों को संरक्षण संविधान ने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी या लेकिन जब वीपी सिंह आए थे तो राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि भाई आरक्षण से तो बुद्धू मतलब उस तरह के लोग ही आएंगे। इंटरव्यू बाकायदा मेरे पास है। ना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आरक्षण हमारे संविधान का एक प्रोविजन है, जिनके लिए आप तो बढ़ रहा है हर चीज के लिए आरक्षण, गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं है ना। नहीं, उस पर आप चर्चा होती है। आप गवर्नर हो जाएं आपके बच्चे को तब भी वही मिलेगा जो दूसरा आरक्षण मिल रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ हैं लेकिन आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन लोगों को स्वतः सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने ही किसी बिरादरी के व्यक्ति का हक मान रहा हूँ तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इस पे आर्थिक आधार पर हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा है। लेकिन जब तक हम एक कंसेंसस नहीं बनाते हैं तब तक ये बोलना कि जो वंचित, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, उन सबका आप खत्म कर दीजिए आरक्षण, ऐसी सोच कई बार रूलिंग पार्टी की तरफ से आई है। बिहार चुनाव में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आरक्षण को समाप्त हो जाना चाहिए, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। इसी से बस एक अंत चरण पर हम हैं, किसानों वाला जो इससे भी एक बड़ा मुद्दा है। और ये आप तो मैंने कहा ना इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, इंदिरा गांधी के समय में भी जो रिपोर्ट्स बनी थी, जो बड़े किसान हैं, जो संपन्न किसान हैं, पंजाब का किसान मान लीजिए उदाहरण के लिए, या और प्रदेशों में भी हो सकता है जिनकी बड़ी बड़ी थी। बिहार में हमारे एन.के. सिंह जी, उनका परिवार कितना बड़ा, मतलब 800 एकड़ इतनी ज़मीनें होती थी। बड़े किसान भी तो 1 रुपया टैक्स नहीं देगा, वो भी MSP उसको चाहिए, उसको सब मुफ्त में चाहिए। और जो छोटा किसान है उसके दुख दर्द को नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा था वो तो आड़तियों का, और बड़े किसान जिनके प्रभावशाली हैं, जो बड़ा मैंने एयर कंडीशन में रहते हैं, वो लोग इस तरह के किसान कह करके आगे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप गलत इसका आकलन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो औसत जमीनी है किसान की वो 2 या 5 बीघे ही है। अगर चंद लोगों के पास जमीन ज्यादा है तो उस चक्कर में हम अपने पूरे किसान वर्ग को आर्थिक दिवालीपन में धकेल दें, ये संभव नहीं है। नहीं, उस पर टैक्स लगेगा ही कहाँ? यदि उसकी इनकम 5 लाख होगा तो उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता जो करोड़ कमा रहा है। 2 बार की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अगर ऐसे मुट्ठी भर किसान ऐसे होंगे जो आप कह रहे हो बहुत खरबपति हैं, लेकिन अधिकांश किसान देश के हैं, उनके पास सिंचाई का पानी नहीं है, खाद बीज बिजली नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। किसान के लिए तो जितना अब तक किया कम किया है, मैं तो कहता हूँ ज्यादा करना चाहिए। आपको अड़चन हो रही है कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। कितने उद्योगपति टैक्स दे रहे हैं, कितने वकील डॉक्टर पूरा टैक्स भर रहे हैं। और जो गरीब किसान है जो खुद हल चला रहा है, पूरा परिवार वहां पे जोत रहा है, उसको खून पसीना बहा रहा है, हमारा पेट पाल रहा है, उसके लिए आप कह रहे हो कि उनपे कहीं ना कहीं टैक्स नहीं है। बिल्कुल गलत है। मैं आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटा किसान है, जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं है, बड़े किसान, मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार ने किया ना, किसान की सरकार 10 हज़ार दे रही है। आप गलत बोल रहे हैं। जो औसत होल्डिंग है किसान की वो 2-2.5 बीघा ही है,
और जो बिना किसान, बिना जमीनी के, जिनकी जमीन नाम पे नहीं है, जो लेबर काम कर रहा है, वो भी तो किसान ही है। अगर कुछ ऐसे किसान हैं जो आप कहते हो एयर कंडीशन में रहते हैं, बड़े हैं, उनकी गिनती कितनी है? तो उनके आधार पे पॉलिसी बननी चाहिए या गरीब किसान के आधार पे बननी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ गरीब किसान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हम झगड़ा हमारा क्या है? ये तो कह रहे हैं सरकार तो दे रही है, एमएसपी कानून बनना चाहिए। आपको देखिए 6,000 10,000, कुछ राज्यों में 12,000 तक मिल रहा है। कुछ छोटे किसान को खाद, बिजली, पानी, इसका जो भी, कोई सरकार हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने किया है, आपकी सरकार हो, यदि आप भी वो देंगे तो उस छोटे किसान का लाभ नहीं मिलेगा। उससे वहाँ स्कूल खुलेगा तो लाभ मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, थोड़ा बड़ा भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उन लोगों पे टैक्स लगाओ जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो खरबों रुपए लेके विदेश भाग गए हैं, जिन लोगों ने काला धन कमा रखा है, उनका पकड़ के पैसा लाना चाहिए हम लोगों को, ना कि हमारा 2 बीघे में जो किसानी कर रहा है उस पर टैक्स लगा के पैसा लेके आओ। सवाल ही नहीं। आप देश की प्रवृत्ति को समझिए, देश की वास्तविकता को समझिए। यहाँ जो किसान है 99% छोटा किसान है, उसकी तो मदद करनी पड़ेगी हमारे को। किसानी छोड़ दीजिए ना, जो बाकी लोग यहाँ पे खरबों रुपए कमा रहे हैं, अवैध तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे? टैक्स भी बढ़ाना चाहिए। उद्योगपतियों, आप लाख लाख करोड़ रुपया लोन माफ कर रहे हैं उद्योगपतियों का, वो ठीक है, और किसान पे टैक्स लगा देंगे? संभव ही नहीं है, हम कभी नहीं होने देंगे। तो आप अब देखिए, हम तो कल की बात जो कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग सब शुभकामनाएं करते हैं कि अच्छे नेतृत्व आए, हर पार्टी ये चाहती है। मैंने उसमें क्या भविष्य आप देखते हैं? चूँकि इस समय माहौल में कई लोग तो बड़े निराश हैं। विदेश में बच्चे जो बैठे हुए हैं वो भी सोचते हैं कि अरे कम्युनलिज्म इतना है, यहाँ तो इतना क्राइम है। राजस्थान में रेप होता है तो कहते हैं देखो बहुत रेप हो रहा है, यदि यूपी में होता है तो बहुत रेप, दूसरी पार्टी कहती है। तो ये जो एक आतंक और एक भय का माहौल दिखाने की जो कोशिश होती है, मैं कह रहा हूँ कि है नहीं, ऐसा नहीं है। जो घटना दो यहाँ हो सकती है, 2 वहाँ हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ। उसमें भविष्य आपको क्या दिखता है? देश के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हिंसा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, हमारे देश का मान सम्मान हो, उसमें समझता 2 राय नहीं होनी चाहिए, उसको हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष की ये भूमिका होती है कि हम आईना दिखाएं, पारदर्शिता की मांग रखें, सवाल उठाएं ताकि जवाब मिल सके। अगर हम उसको दबा देंगे या चर्चा नहीं होगी तो उसके करेक्टिव मेजर्स हम लोग कैसे लेंगे? और हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है वो हमारा अपना मसला है, लेकिन बाहर वालों के लिए अगर दुश्मन आंख उठाता है तो पूरा मुल्क एक है और एक होना चाहिए, पॉलिटिकली और सोशली भी। लेकिन इंटरनली हम लोगों को अपने अंदर एक ओपननेस रखनी चाहिए कि हम गलतियां सुनने के हमें जिगरा होना चाहिए, गलती करे तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म से भागना नहीं चाहिए। और भविष्य आपको उज्जवल दिखता है? देश का भविष्य उज्जवल होगा, इसके देश के लोग समझदार हैं, सही समय पे सही निर्णय करेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे, अंतिम निर्णय जनता जनार्दन करेगी क्या करना है। लेकिन देश, मैं समझता हूँ, आगे बढ़ेगा, हम सबको उसमें योगदान देना चाहिए। तो चलते चलते ये कहा जाए कि क्या कांग्रेस का जब चुनाव होगा 2022 में, आप भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में जो मुझे पार्टी जिम्मेदारी दे रही है मैं इस काम को करता हूँ। हमारी कांग्रेस अभी सोनिया गांधी अध्यक्ष है हमारी पार्टी की, उन्होंने और सबको कहा है राहुल गांधी का कोई भी चुनाव आई है। हाँ, लड़ सकता है। वो समय पे जब अगले साल, इस साल में चुनाव होंगे, और प्रियंका जी ने खुद कहा है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जो दूसरी पार्टी बीजेपी है उसमें कब चुनाव होते हैं, कौन नामांकन करता है, कौन चुनाव लड़ता है, ऐसा कौन सा दल है? लेकिन आप उम्मीदवार बनेंगे? मैं जहाँ हूँ बड़ा खुश हूँ, मेरे को कोई जहाँ बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी और मजबूत हो, और एनडीए और भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। इसको मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, और मुझे लगता है कि समय बदल रहा है, लोग अब बदलाव चाहते भी हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। तो सचिन जी, आपने जो कहा, आशा और विश्वास रखना, ये एक संकेत देता है। जब सब लोग निराशा की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, आपके मन में जो आत्मविश्वास है, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाएं, आपका विश्वास पूरा हो। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए अतिथि के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।